हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 11th का ये चैप्टर होने वाला है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। तो ये आज की ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर की वन शॉर्ट रिवीजन आप बोल सकते हो सकती है कि जल्दी जल्दी मैं इस पूरे चैप्टर को आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो चैप्टर की शुरुआत होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, कहाँ से बात करनी शुरू करेंगे बच्चों? हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो अगर मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँ तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के अलग अलग इनको लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं मेटल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भैया मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर मैं मेटल्स की बात करता हूँ बच्चों, तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की आती है कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेटल्स क्या होती हैं? मेलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। तो मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल मीन्स जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल हैं और डक्टाइल हैं। तो मेलिएबल और डक्टाइल होने का क्या मतलब है बच्चों? मेलिएबल होना किसको बोलते हैं? मेलिएबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम हैमरिंग के थ्रू पीट के पतली शीट में कन्वर्ट कर पाए तो उसे बोलते हैं मेलिएबल होना। जैसे मान लिया ये कोई मेटल का टुकड़ा है और इसको मैं एक हथौड़े के साथ बार बार कूटता रहूँ, पीटता रहूँ, तो पिट के ये एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल होती हैं और सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल कौन है भाई? गोल्ड। ये याद रखना, आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स डक्टाइल भी होती हैं। तो भैया डक्टाइल का मतलब क्या है? डक्टाइल होने का मतलब होता है बच्चों कि मेटल्स को खींच के पतली वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कि मेटल्स जो हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर्स। मेटल्स को खींच के पतली वायर्स बनाई जा सकती है। जैसे सपोज बच्चों ये कोई एक मेटल का पीस था, अगर मैं इसका एक एंड क्या कर दूं, फिक्स कर दूं और दूसरे एंड पे फोर्स लगानी शुरू करूं तो ये एंड इसका खिंच खिंच के इस तरह से एक पतली वायर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गई होगी कि मेटल्स आर मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। अब सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों अगर मैं आपके सामने रखता हूँ मेटल्स की, तो वो सेकंड प्रॉपर्टी मेटल्स की आती है कि जो मेटल्स हैं दे आर सोनरस। मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब बेटा कि मेटल्स से क्या प्रोड्यूस होता है भाई? साउंड प्रोड्यूस होता है। मेटल्स से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? साउंड। नॉर्मली आप देखो आपके किचन में, घर में, आपके किचन में जो बर्तन हैं, ठीक है ना, किचन में जो बर्तन हैं वो सभी बर्तन मैक्सिमम किससे बने होते हैं? मेटल्स के थ्रू ही। अब आपने देखा होगा जब वो बर्तन नीचे गिरते हैं तो कितना साउंड प्रोड्यूस होता है। मंदिर में जो घंटी बनी होती है वो भी किसकी बनी होती है बच्चों? मेटल की ही बनी होती है मंदिर की घंटी। तो मंदिर की घंटी आवाज़ प्रोड्यूस करती है। तो मेटल्स क्या होते हैं बेटा? सोनरस। उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी इसके बाद मेटल्स की आपके पास आती है कि मेटल्स जनरली आर हार्ड। मेटल्स आर हार्ड। कि मेटल्स क्या होती हैं बच्चों? हार्ड होती हैं। ठीक है? एंड सॉलिड। तो यहाँ पे एक वर्ड हम लगा देते हैं आगे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स। कि ज़्यादातर जो मेटल्स हैं बच्चों वो हार्ड होती हैं और सॉलिड होती हैं, नेचर में सॉलिड फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है बच्चों आपके पास मेटल्स की ही कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पता है ना कि किसी सॉलिड, कोई सॉलिड कितने टेम्परेचर पे जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है कोई लिक्विड कितने टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो मेटल्स के केस में बहुत ज़्यादा होता है।
मेटल्स को आसानी से नहीं आप मेल्ट कर सकते। जैसे आयरन है, आयरन एक मेटल है, क्या आप आयरन को सिंपल गर्म करने से पिघला सकते हो मोम की तरह? नहीं पिघला सकते ना आयरन को। तो क्यों नहीं पिघला सकते? क्योंकि बेटा आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल्स की आती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। के मेटल्स जो हैं बेटा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, आपके किचन के जो बर्तन हैं, रसोई घर में जो बर्तन हैं, वो मैक्सिमम मेटल्स से बनते हैं, क्योंकि मेटल एक गुड कंडक्टर है हीट का। तो खाना बनाते टाइम बर्तन को हीट ट्रांसफ़र करनी है फूड में, तो इसलिए वो जो है मेटल्स के ही बनते हैं। इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, बिजली की तारें हैं, वो सब मेटल्स की बनती है। कॉपर मेटल से जो है वायर्स बनती हैं, क्योंकि कॉपर जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बच्चों मेटल्स की। आई होप आप लोगों को समझ में आई। इसी तरह से अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो अब मैं आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो नॉन मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है बच्चों? देखो, पहले नंबर पे भैया आता है कि नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होती हैं ना डक्टाइल होती हैं। मेलिएबल होने का मतलब ना तो उनको पीट पीट के पतली शीट बनाई जा सकती है, ना ही उनकी वायर बनाई जा सकती है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कि भाई नॉन मेटल्स जो हैं वो ब्रिटल होती हैं बच्चों। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स नेचर में कैसी होती हैं बच्चों? ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल होने का मतलब है कि अगर उन पे थोड़ी भी फोर्स लगाओगे तो वो भैया टूट जाएंगी, मुड़ेंगी नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नॉन मेटल का टुकड़ा है। ठीक है, ये कैसा टुकड़ा है? एक नॉन मेटल का टुकड़ा है। अगर मैं इसको हथौड़े से कूटना शुरू करूं तो इसकी पतली शीट नहीं बनेगी, ये टूट जरूर जाएगा दो हिस्सों में। ठीक है ना, ये दो हिस्सों में टूट जरूर जाएगा, लेकिन बेंट नहीं होगा, इस पर किसी तरह का डेंट नहीं पड़ेगा, मुड़ेगा नहीं, सीधा टूटेगा। तो इसका मतलब ये नेचर में क्या है? ब्रिटल है। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स ज़्यादातर क्या होती हैं बच्चों? सॉफ्ट होती हैं, मतलब हार्ड नहीं होती, ज़्यादा आराम से टूट जाती हैं। इसके बाद आता है कि जो नॉन मेटल्स हैं हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी भाई बहुत कम होता है नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा नॉन मेटल्स की और क्या प्रॉपर्टीज आती हैं कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो हैं बच्चों वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर हैं। पुअर कंडक्टर मीन्स इनमें जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देती, वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करती हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स की और प्रॉपर्टी आती है कि नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस। नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस। अब डल अपीयरेंस का मतलब बेटा कि उनका जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होता, दे आर नॉट शाइनी। ठीक है, उनका जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होता, जबकि मेटल्स का सरफेस शाइनी होता है। ये भी आप मेटल्स की भी एक प्रॉपर्टी और आप याद रख सकते हो कि मेटल्स आर शाइनी। ठीक है, तो ये जो अभी तो ये बच्चों जो अभी हमने डिस्कस किया ये प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको बताई, लेकिन इनमें
कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, तो अब वो डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में क्या क्या एक्सेप्शंस आपको देखने को बच्चों मिलती हैं। तो क्या क्या एक्सेप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में। पहले मैं आपको मेटल्स के केस में एक्सेप्शंस बताऊंगा। तो मेटल्स के केस में हमें क्या क्या एक्सेप्शंस देखने को मिलती है, देखो नंबर 1 एक्सेप्शन हमें जो देखने को मिलती है वो ये है कि हमने कहा था कि जो भैया मेटल्स हैं वो सॉलिड होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मरकरी मेटल एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मरकरी जो है इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। सभी मेटल सॉलिड हैं, सिर्फ मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे बच्चों लिक्विड है। ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा सेकंड एक्सेप्शन केस आपका आता है, हमने कहा था भैया मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं। मेटल्स क्या होती है, हार्ड, लेकिन 2 मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत ही सॉफ्ट हैं, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं बच्चों जो इतनी सॉफ्ट हैं कि इनको चाकू से भी आराम से काट सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी easily कट विद अ नाइफ। उनको आराम से बच्चों चाकू से काटा जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती है सोडियम और पोटेशियम मेटल। इसके बाद आपके पास आता है नया एक अलग और एक्सेप्शनल केस। हमने कहा था बच्चों कि जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 2 मेटल्स ऐसी हैं, 2 मेटल्स हमारे पास ऐसी हैं जो है सीजियम और गैलियम। ठीक है, 2 मेटल्स हैं हमारे पास, एक है सीजियम और एक है बच्चों गैलियम। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है, मतलब इनको अगर हथेली पे भी रखोगे तब भी मेल्ट हो जाएंगे, इतना कम टेम्परेचर है इनका। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है बच्चों मेटल्स के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है बच्चों, मरकरी। कौन सी मेटल्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, सोडियम और पोटाशियम। कौन सी मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, सीजियम एंड गैलियम। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक्सेप्शंस इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, कि भाई नॉन मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों नॉन मेटल्स में हमारे पास क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है नॉन मेटल्स में, वो है ब्रोमीन। जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स होती हैं वो या तो लिक्विड होती हैं या सॉलिड, लेकिन ब्रोमीन एक अकेली ऐसी नॉन मेटल है, नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मली हमें लिक्विड की फॉर्म में मिलती है। तो बच्चों इसमें उलझना मत, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ब्रोमीन। और मेटल के केस में कौन थी, मरकरी। इन दोनों में उलझ जाते हैं बच्चे, तो आपको नहीं उलझना, याद रखना है। इसके अलावा और कौन सा एक्सेप्शन केस हमें बच्चों देखने को मिलता है इन केस ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन के बाद बच्चा पार्टी हमारे पास आता है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। सेकंड केस हमारे पास आता है, हमने कहा था कि भाई नॉन मेटल्स जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बच्चों जो कार्बन से ही बनी हुई, एक कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो एक ऐसी नॉन मेटल की फॉर्म है जो गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है। कौन, ग्रेफाइट। क्लियर है, ग्रेफाइट जानते हो क्या होता है भैया, आप सबने ग्रेफाइट से ही तो लिखना सीखा था, पेंसिल। ठीक है ना, आपके पास बच्चों जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट जिससे लिखते हो। आपकी जो पेंसिल होती है उसमें जिस चीज़ से आप लिखते हो पेंसिल के अंदर जो होती है, दैट इज़ ग्रेफाइट। ठीक है, वही क्या होती है आपकी, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ये नॉन मेटल से बना है, तो ये एक एक्सेप्शन केस हुआ।
इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट एक्सेप्शन केस हमारा आता है कि हमने कहा था कि भैया जो नॉन मेटल्स हैं वो तो बहुत सॉफ्ट होती हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे आता है सबका बाप जो है डायमंड। डायमंड जो है ये नॉन मेटल से ही बना है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है, या मैं कह सकता हूँ हार्डेस्ट मटेरियल है धरती पे। डायमंड इज हार्डेस्ट मटेरियल नॉन ऑन अर्थ। ठीक है, धरती पे सबसे हार्डेस्ट मटेरियल्स में से एक है अपना डायमंड, जबकि ये नॉन मेटल से बना है, कार्बन से बना है। इसके बाद दोस्तों एक और एक्सेप्शन हमारे पास आती है। हमने कहा था जी नॉन मेटल्स का सरफेस डल होता है, वो शाइनी नहीं होती, लेकिन बच्चों आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है, ठीक है, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका सरफेस कैसा होता है, शाइनी। आयोडीन इज ए नॉन मेटल हैविंग शाइनी सरफेस, हैविंग शाइनी सरफेस। तो आयोडीन का सरफेस बच्चों कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है। तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सेप्शंस से पूछा जाता है। अब एक्सेप्शन से हमारे माइंड में बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जब ये एक्सेप्शंस हैं, जैसे आयोडीन एक एक्सेप्शन है, ये शाइनी सरफेस है, फिर इसको नॉन मेटल क्यों बोलते हैं? इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, उनको फिर हम मेटल या नॉन मेटल क्यों बोलते हैं जबकि वो एक्सेप्शंस हैं? तो इसका कारण छुपा है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, कहाँ छुपा है? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में छुपा है। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप किसी चीज़ को मेटल या नॉन मेटल नहीं बोलोगे, वहाँ पे आपको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो अब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो क्या आती है। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेटल्स की एनसीईआरटी बुक से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो है हाउ मेटल्स बर्न इन एयर। हाउ मेटल्स बर्न्स इन एयर, कि भाई जो मेटल्स हैं वो किस तरह से जलती हैं एयर में। ठीक है, कि मेटल्स को अगर हम जलाएं तो एयर में वो किस तरह से बर्न होंगी। तो भाई नॉर्मली होता क्या है कि जब आप किसी मेटल को बर्न करते हो, ठीक है, बर्न करने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को जलाओगे तो जब बर्न होगी तो किससे रिएक्शन करेगी भाई वो एयर में? एयर में किससे रिएक्शन करेगी बच्चों? वो ऑक्सीजन से। सो वेन एवर मेटल्स आर बर्न इन एयर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड एज ए रिजल्ट मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी बच्चों? मेटल ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेटल थी सोडियम। सोडियम मेटल को जब बर्न किया जाता है तो ये रिएक्ट करती है एनवायरनमेंट में तो ये एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करती है और एज ए रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास? सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है सोडियम की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ऐसे ही पोटाशियम मेटल भी है, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और वो भी क्या बनाती है? पोटाशियम ऑक्साइड। तो सोडियम और पोटाशियम की ये जो रिएक्शंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं? हाईली एक्सोथर्मिक होती है बच्चों। क्या होती हैं? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मम्मी मम्मी दरवाजा ला ले, दरवाजा ला ले। सो मेटल ऑक्साइड्स जो है, मेटल की जो रिएक्शन है देखो ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड। तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन हमें दोस्तों देखने को मिलती है सोडियम की और पोटाशियम की, जिसमें सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड बनता है, ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं और इन्हें हम वायलेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं सोडियम और पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। यही कारण है दोस्तों कि सोडियम और पोटाशियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। तो यह आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है सोडियम एंड पोटाशियम आर ऑलवेज kept in
केरोसिन। ठीक है, सोडियम और पोटाशियम को हमेशा कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। ऐसे क्यों रखा जाता है भाई? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर इनको आप हवा में भी रख दोगे, ओपन स्पेस में भी रख दोगे इनको, ठीक है, तो ये सीधा डायरेक्ट बिना गर्म किए ही, जैसे सोडियम का टुकड़ा है, इसको आपने ओपन स्पेस में रख दिया तो ये हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है ना, डायरेक्ट उससे रिएक्शन कर लेगा सोडियम और बना देगा सोडियम ऑक्साइड। तो ये ओपन स्पेस में रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखना पड़ता है। मतलब जिस कंटेनर में इनको बंद करके रखा जाता है सोडियम और पोटाशियम के टुकड़ों को, उसमें क्या भरा होता है बच्चों? उसमें भरा होता है केरोसिन ऑयल, ताकि ये हवा के कांटेक्ट में ना आए। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा वाई सोडियम एंड पोटाशियम आर ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, तो उसमें आप आंसर दोगे बिकॉज दे विग्रसली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, और ये दो रिएक्शन आप लिखोगे। तो ये क्लियर है जी, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड। अब चलिए थोड़ा सा इस मेटल ऑक्साइड को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस मेटल ऑक्साइड का नेचर स्टडी करते हैं कि नेचर में कैसा होता है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। आपको बच्चों याद रखना है कि ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। बेसिक होने का मतलब है कि वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेस की तरह एक्ट करते हैं। आपने इससे पहले एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा है ना, तो बेस की तरह एक्ट करते हैं वो ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। हालांकि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, सम, यहाँ भी एक्सेप्शन आ जाती है दोस्तों, सम मेटल ऑक्साइड्स बिहेव like acid as well as base। कुछ मेटल ऑक्साइड बच्चों एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। ठीक है ना, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो सम मेटल ऑक्साइड्स बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस। सच टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, सच टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ठीक है, कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी, इसीलिए ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि कुछ मेटल ऑक्साइड एसिडिक होने के साथ साथ बेसिक भी होते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल क्या है? अब कौन कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं? एक तो है आपका एल्यूमिनियम मेटल का ऑक्साइड जो है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक है बच्चों आपका जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। एल्यूमिनियम को जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे लग जाएगा हमारा 2, यहाँ पे लग जाएगा 3 और ये 4। तो ये जो रिएक्शन हुई यहाँ पे, जो ये मेटल ऑक्साइड बना आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है ये? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एसिडिक भी है और बेसिक भी। सिमिलरली जिंक ऑक्साइड भी एसिडिक भी है और बेसिक भी। तो एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में देने होंगे। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसको आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोल रहे हो? तो आप कैसे प्रूव करोगे? आप कहोगे कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, कैन रिएक्ट with both acids as well as बेस। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्योंकि ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है बच्चों और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अभी मैं आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन दिखाऊंगा एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक, तो ये आराम से उससे रिएक्ट कर लेता है। अब क्योंकि एसिड से रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक तो सोल्ट और एक वाटर बनाता है। तो ये सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। याद आया कुछ? एसिड बेस वाले चैप्टर में आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जो एसिड और बेस के बीच में होती है और उसमें सोल्ट और वाटर बनता है।
तो यहाँ ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि यहाँ ये कैसी नेचर शो कर रहा है इस टाइम पे, बेसिक नेचर। और ये इससे रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है, कौन सा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। साथ में क्या बनता है, वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई एग्जाम्पल कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है नेचर में बेसिक है। अब एक और एग्जाम्पल देख लो जिससे ये पता लगेगा भाई कि ये जो है नेचर में एसिडिक भी है। तो वो कैसे आप प्रूव करोगे कि नेचर में एसिडिक भी है। सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बच्चों अगर आप किसी बेस से रिएक्ट कराते हो, जैसे कि NaOH से रिएक्ट कराते हो, तो इस केस में भी ये इस बेस से, ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेस से रिएक्ट करके वही चीज़ सॉल्ट और वाटर बनाता है। एक तो सॉल्ट इसमें बनता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो यहाँ ये आराम से इसके साथ जो है रिएक्शन कर जाता है और बदले में हमें देखने को मिलता है सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है NaAlO2, साथ में बनता है वाटर। बैलेंस आप अपने आप कर लेना। ठीक है, इसको बोला जाता है बच्चों सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये एक बेस से रिएक्ट कर रहा है बच्चों, तो यानी कि इसकी नेचर कैसी होने वाली है, एसिडिक होने वाली है। कैसी होने वाली है इसकी नेचर, एसिडिक होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों केसेस में, इन एग्जांपल्स से ये क्लियर हो रहा है कि जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है ये बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है। बैलेंस करोगे तो यहाँ 6 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा। अगर आपको बैलेंसिंग सीखनी है तो उस बैलेंसिंग वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप आसानी से सीख सकते हो कि कैसे आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, अब ये तो हुई मेटल ऑक्साइड्स की बात कि मेटल ऑक्साइड्स नेचर में एसिडिक होते हैं या बेसिक। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे मेटल ऑक्साइड्स की सोल्यूबिलिटी के बारे में। अब सोल्यूबिलिटी के बारे में बच्चों क्या है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द metal oxides are insoluble in water. Insoluble in water मतलब ज़्यादातर जो बच्चों मेटल ऑक्साइड्स हैं वो पानी में घुलते नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं। सम मेटल ऑक्साइड्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ज़्यादातर तो नहीं घुलेंगे, कुछ हैं एक्सेप्शंस, वो हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। सम मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, कुछ जो हैं बच्चों वो वाटर में सोल्यूबल हैं, पानी में आराम से घुल जाते हैं। वो कौन कौन से मेटल ऑक्साइड हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बच्चों ईजिली पानी में डिजोल्व हो जाता है और पानी में डिजोल्व होकर एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, ये हमें बना के दे देता है इसमें मिक्स हो गई। इसी तरह से जो पोटेशियम ऑक्साइड है ये भी पानी में ईजिली डिजोल्व हो जाता है और हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो देखने को मिलता है इसका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल ऑक्साइड्स के जो इजीली वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड भी मिक्स होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो ये थी मेटल ऑक्साइड्स के बारे में मैंने जो आपको बताया, इनकी सोल्यूबिलिटी के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया। इसके बाद अब देखते हैं क्या सभी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती हैं। डज ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि हवा में जो ऑक्सीजन है, मेटल्स को जब हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो क्या सभी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती हैं? तो आंसर आता है क्लियरली नो, सभी नहीं बेटा, सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती। अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ तो बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करती हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये तो बहुत ही विग्रस रिएक्शन करती हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन करती हैं। इसके अलावा जो मेटल्स हैं वो थोड़ा स्लो रिएक्शन करती हैं, उनको गर्म करना पड़ता है। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करती, जैसे कि लेड, गोल्ड, सिल्वर, ये
बर्न करने पे ऑक्सीजन से इजीली रिएक्ट नहीं करती। गोल्ड और सिल्वर तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती ऑक्सीजन से, डजंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये मेटल ऑक्साइड नहीं बनाती हैं बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये थी मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद हमारे पास आती है रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब सेकंड टाइप की रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर।